नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजू पारुलेकर जी महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की खबरों से ही अगर शुरुआत करें तो 2-3 बड़ी अलग-अलग तरह की खबरें आई हैं। सुबह-सुबह ये खबर आई कि पिंपरी-चिंचोड़ से अजित पवार का साथ छोड़कर 4 लोग कम से कम चले गए हैं शरद पवार की तरफ। अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन माना यही जा रहा है कि वो शरद पवार की तरफ चले जाएंगे। दूसरी ओर जिसको मैं बड़ी घटना मानता हूं वो ये कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरीके से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। अलग-अलग जगहों से सांप्रदायिक खबरें जो लगातार आ रही हैं, उसमें खबर ये जुड़ी है कि कोल्हापुर के पास एक दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया है। कल कांग्रेस के सांसद वहां पर गए थे और बड़ा अजीब-सा दृश्य था, जहां एक बच्ची पानी में भीग रही थी और अपनी जैकेट निकालकर उन्होंने दे दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सांप्रदायिक कारनामे लगातार हो रहे हैं। इसी के बीच में मैं आपको एक घटना बताऊं कि अजमेर चिश्ती दरगाह के बाहर नारे लगाने के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2022 की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी। कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जिस मोबाइल से वो वीडियो बनाया गया था, उस मोबाइल का कुछ पता नहीं है और जो सीडी और बाकी सारा कुछ दिया गया था, वो सब नकली है और उनको रिहा कर दिया गया है। 1.5 साल उनको जेल में रहना पड़ा। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, उनके बारे में एक इशारा मिलता है कि कैसे लोगों को जेल में बंद करके रखा जा रहा है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह जी गए हुए थे अंबानी के यहाँ शादी में। शादी से निकलकर उन्होंने ईवीएम पर एक बयान दिया है। उनका कहना है कि भोपाल हाईकोर्ट में उन्होंने केस डाला हुआ है और ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह लगातार बोल रहे हैं। महमूद प्राचा के वीडियोज आ रहे हैं जो उन्होंने रिकवर करवाए हैं, कोर्ट से कह के रिकवर करवाए हैं। वो वीडियोस देखकर ऐसा लगता है कि ईवीएम मशीन को उतनी भी सुरक्षा नहीं मिल रही है जितनी जब हम किसी प्लेन से जाते हैं तो हमारे सामान को मिलती है। इन सबको मिलाकर जिस तरह का महाराष्ट्र का, और हाँ, ये भी पॉजिटिव खबर, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी अलग, किसी के लिए पॉजिटिव होगा, किसी के लिए नेगेटिव होगा। एक खबर ये भी है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा जो प्री पोल सर्वे आया है, उसमें महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे ये ज्यादा दिखाई देगी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनते हुए, वैसे वैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, जैसी कोल्हापुर में हुई, उनमें लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। मैं यहाँ पर अपनी बात रोक रहा हूँ। राजू भाई, आपका बहुत स्वागत है और बिल्कुल अब मंच आपका है। देखिए, जो कोल्हापुर जो आप कह रहे हैं वो विशालगढ़ यानी वहाँ पर फोर्ट है, किला है शिवाजी महाराज का, और वो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यानी पन्हाड़ा से जब शिवाजी महाराज वापस आए थे और सिद्दीलाल के साथ जंग हुई थी और वो रात को आए तो विशालगढ़ पे आए थे। तो वहाँ पर पन्हाला अनऑथोराइज्ड। पन्हाला वाला हाँ, फोर्ट मैंने देखा है। पन्हाला वाला हाँ। फोर्ट मैंने देखा है, मैं गया हूँ वहां जी, पर। जी, बड़ा जी। खूबसूरत सा है, ये छोटा सा कोल्हापुर फोर्ट में है। ही वो तो कमाल है और जी ये भी कमाल है। लेकिन सर, जी। बात कुछ और है। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो दंगा हुआ, ये जो जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ ऑर्गेनाइज़ क्राइम किया गया और ऑर्गेनाइज़ तरीके से लोगों ने हमला किया। वो लड़के जो थे या बाइक्स थी, गाड़ियाँ थी, जीप्स थी, उसके बाद में कल गए थे शाहू महाराज वहाँ के सांसद, यानी संभाजी राजे की पिता। तो वो आप खबर देख सकते हैं कि जिस तरह से घरों को उजाड़ दिया गया, वहां पर मुस्लिम बस्ती को खत्म कर दिया गया। उसके लिए बहुत सारी गाड़ियां वगैरह अरेंज किया, वो पुणे से आई थी और हर जगह से आई थी। यानी ऐसा नहीं है कि ये प्री प्लान नहीं था। और आप समझिए कि अनऑथोराइज इलीगल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो विशालगढ़ पर, और ये गजापुर गांव जो है वो 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर में भी मुस्लिम बस्ती एक है। और वो बस्ती सर मराठी है, महाराष्ट्रियन है, मराठी स्पीकिंग लोग हैं और वो बहुत पुराने लोग हैं। यानी वो बहुत ही सेक्युलर और बहुत ही घुले मिले लोग। कोल्हापुर की एक खासियत याद आपको मैं बताता हूँ कि हिंदू मुस्लिम शादी बहुत आम थी, बहुत अभी अभी तक। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो एक दूसरे, यानी लड़का मुस्लिम है या लड़की मुस्लिम है और घर में शादी किया और दोनों के फादर दोस्त हैं। ऐसे कितने सारे अभी भी है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो मुस्लिम कोई बाहर से कल उठ के मुगलाई सल्तनत से वो तुर्कस्तान से आए नहीं थे और आते यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, यहाँ के हो गए। लेकिन ये प्री प्लान था ताकि चुनाव में फायदा हो सके। और मैं आपको इसमें स्पेसिफिक बात बताता हूँ। विशालगढ़ पे जो अनऑथोराइज स्ट्रक्चर है, वो संभाजी राजे का मुद्दा 1.5 साल पहले उन्होंने एक बार आए थे और वहां पर उनको लेकर आए थे एक इतिहास हिस्ट्री के बहुत संशोधक है कोल्हापुर के, इंद्रजीत सावंत साहब। आप उनसे बात कर सकते हैं जब चाहे। तो उन्होंने एक्चुअली वो इलीगल स्ट्रक्चर के बारे में कहा, लेकिन वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था सर, क्योंकि वहां हिंदुओं के भी उतने ही स्ट्रक्चर है और कोर्ट में पहले हिंदू गए हैं।
कोर्ट में मुसलमान गए नहीं थे, पहले हिंदू गए कि ये स्ट्रक्चर गिराए नहीं जाए, क्योंकि हमने इतने सालों से हैं, तो वो, और जब गिराने आए तो हिंदुओं के पहले गिरे, वो भी है। लेकिन ये जो मुस्लिम बस्ती पे हमला हुआ, उनका कोई लेना देना नहीं था सर इन चीजों से। उनके घर जिस तरह से यहाँ पर इतनी बाइक, इतनी गाड़ियां, इतना सारा जलाने का सामान, इतने सारे लोग, इतने 3 किलोमीटर दूर की गांव में इतने ऑर्गेनाइज तरीके से जाते हैं, इसके पीछे आपको ये जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो होती है, ये दंगे फसाद में प्रॉब्लम ये है सर कि सरकार अगर सपोर्ट नहीं करती तो दंगा फसाद हो ही नहीं सकता इस तरह का। तो ये स्वाभाविक है कि इलेक्शन को देख के किया गया, लेकिन कई बस्तियां उजड़ी, कई घर जले, और कई लोगों को यानी वो हमारे हैं, हमारे साथी हैं और हमारे बराबरी के हकदार है, ये बार बार क्यों कहना पड़ रहा है मेरी समझ में नहीं आता। और आज भी मैं आपको यहाँ पर एक कहता हूं कि ऑपोजिशन में पार्टियां जो है वो मुसलमानों का नाम लेके उनके पीछे खड़ा रहने से डरती है अभी भी। उनको लगता है अपने हिंदुत्व पे कहीं आंच नहीं आए। क्यों भाई? आप मुझे लेकिन जब आप बता रहे हैं कांग्रेस के सांसद वहां पर गए थे। हाँ, कांग्रेस के सांसद गए थे। देखिए, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और उसको ह्यूमन ट्रेजेडी की तरह देखना चाहिए, ये बात मैं मानता हूं। और कांग्रेस के सांसद बहुत ही ह्यूमन ट्रेजेडी को सामना कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसके प्रति बहुत संवेदना से बिहेव करी, विपक्ष कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है सर मैं कहता हूं कि स्पेसिफिकली मुस्लिम और ईसाइयों के खिलाफ जो किया जा रहा है, चर्च को उस दिन ध्वस्त किया गया, तो यहाँ पर महाराष्ट्र में नहीं किया लेकिन कहीं किया, तो वो अब ये सारी चीजें जो हैं उसको वो अल्पसंख्यक, वो माइनॉरिटी का नाम लेकर आपको बताना चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है वो सहा नहीं जाएगा। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में उसको देखते हैं, ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें डिस्क्रिमिनेशन की बू है और उसे आप टालकर, इसको अवॉइड करके, बाईपास करके आगे नहीं जा सकते, पॉलिटिकली ना, सोशली ना, स्ट्रक्चरली। हमारी जो पूरी संविधान की जो बातें हैं वो यहीं पे रुक जाती है सर। तो संविधान इन्होंने बदल दिया है एक्चुअल असल में, और जिस तरह से गजापुर में जो हुआ वो इतना दर्दनाक मंजर था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, ये मेरे मन में पहले आया। और आपको और एक बात बता दूं, शासन का यानी सरकार किस तरह से बिहेव कर रही है, राजधर्म का कोई पालन नहीं हो रहा है। आपको मैं बताता हूं कि पुलिस ने, जब शाहू महाराज सांसद जा रहे थे वहां पर, तो पुलिस ने रोका, बहुत 1-1.5 घंटे उनको बहस करनी पड़ी सर उस गजापुर में जाने के लिए, तो 15 लोगों को छोड़ा। पत्रकारों की फिर लड़ाई हुई, फिर पत्रकार कुछ छुप छुप के गए। सर ये सब करना इनको पड़ रहा है। और वहां जो दंगा फसाद कराने वाले थे, उनकी गाड़ियां, उनकी बाइक्स, उनके सारे यूथ, उनकी फोर्स, सारे जो भटके हुए नौजवान है, सारे गुंडागर्दी और टेररिस्ट जो है वहां पहुंच गए। और ये सरकार क्या किसके पीछे लगी है कि अर्बन नक्सल कहां पर है? अरे टेररिस्ट आपके सामने हैं, जो गजापुर में घुसे थे वो टेररिस्ट हैं। टेररिस्ट, अर्बन नक्सल नाम की कोई चीज नहीं है। आरटीआई में गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुद कहा है, और यहाँ पर कानून बनाने जा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ बोले उसे अर्बन नक्सल बना के पकड़ लो। इसलिए आपने जब सुबह नारायण सुर्वे जी का ट्वीट जब मैंने डाला था, नारायण सुर्वे जी के घर में एक चोरी हुई। नारायण सुर्वे कम्युनिस्ट थे, अब महान कवि थे, और वो कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिक्योरिटी थे एक जमाने में, पहले अपने यंग एज में। तो आज के तारीख में वो होते ना, तो चोर जितनी रिस्पेक्ट करता है उतनी भी रिस्पेक्ट ये सरकार नहीं करती भाजपा की। उनको अर्बन ये घटना दर्शकों को भी बता दें, 1 सेकंड का ब्रेक लेके कि नारायण सुर्वे जी का घर है वहां, अब तो उनकी डेथ हो चुकी है, वो मराठी के बहुत बड़े कवि थे। उनके घर चोर पहुंचा, अभी उनकी डेथ हो चुकी है, उनकी बेटी और उनके दामाद अपने बेटे से मिलने गए हुए थे। चोर ने वहां चोरी करने की कोशिश की और जब उसे पता चला कि ये नारायण सुर्वे का घर है, तो वो एक स्लिप लगा के गया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी मांगी और चला गया। कई बार चोरी करनी पड़ती है, मजबूरी में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन आप देखिए कि एक कवि, जनता के कवि के लिए कितनी इज्जत थी। और एक आज कंडीशन है कि हर पढ़े लिखे आदमी को, हर ऐसे आदमी को जो अपने दिमाग से सोचता है, उसको देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। जी राजू भाई। तो ये गजापुर में जो हुआ उससे मेरे दोस्त वहां पहुंच गए। मैं कुछ दिनों के बाद जाऊंगा, लेकिन जो देखा गया उससे ऐसा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ है ही नहीं देश में। यानी उन मुसलमान, मुझे बताएं, कोई भी बताए, देश का प्रधानमंत्री बताए, देश का गृह मंत्री बताए, राज्य का मुख्यमंत्री जो लाडली बहना वगैरह
ये रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं, जो मिलेगी तो है नहीं, लेकिन फिर खैर 15 लाख से 1500 तक आ गए, ये भी कुछ कम नहीं है। लेकिन बात यह है सर, वो मुझे बताया कि उनका दोष क्या था, गजापुर में जो लोग थे उनका दोष क्या था। वो इलीगल स्ट्रक्चर से अगर आपको प्रॉब्लम थी तो सरकार को गिराने के लिए कोई किसी ने रोका नहीं था सर। और ये संभाजी राजे, ये 6 साल भाजपा के सांसद रह चुके हैं और सांसद थे तब उन्होंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर। आज अपने पिता कांग्रेस के सांसद बने तब उनको याद आया कि यहाँ पर इलीगल स्ट्रक्चर। सर 1.5 साल पहले एक बार गए, अब गए, और वहां पर उनको कोई लेके गया था, और जिनका नाम मैंने जिक्र किया वो बड़े, आप उनके वो हिस्ट्री के बड़े संशोधक है, इंद्रजीत सावंत, कोल्हापुर के हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। उनकी वीडियोज है, मैं आपको भेज देता हूँ, उनके इंटरव्यूज हैं। वो विशालगढ़ के मामले में कितना गुमराह किया गया है उसके ऊपर, वहां हिंदुओं के स्ट्रक्चर और हिंदू पहले कोर्ट में गया, ये बात क्लियर है सर। और ये कैंपेन बहुत अच्छी तरह से प्लान किया गया। मैं फेसबुक और ट्विटर पे, वो विशालगढ़ पे सिर्फ वो मस्जिद है ना, उसी पे फोकस करके प्लान करके कैमरा पैन करके फोटोग्राफ्स डालकर वो सब उसके खिलाफ करीब करीब 6-8 महीने से लोग पोस्ट डाल रहे हैं। और वो सारे पोस्ट जो है बोट्स से आते हैं, यानी जो बीजेपी ने अपने आईटी सेल के वो बना के रखे हैं, वो घेट्टो, वहां से आते हैं, वो दिखते हैं सर। वो मैंने देखे, तभी मैंने 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मेरे दिमाग में ये पक्का था कि ये कुछ ना कुछ कांड करेंगे। और ये हमेशा कुछ उनकी कोशिश रही है सर। कोल्हापुर गढ़ है सेक्युलरिज्म का महाराष्ट्र में, क्योंकि राजर्षि शाहू महाराज वहां से है, तो इनकी कोशिश यह है कि वहां वो गढ़ तोड़ दे सेक्युलरिज्म का। उनसे टूट नहीं रहा है। गोविंद पानसरे की हत्या हुई सर, आपको मालूम होगा। गोविंद जानता हूँ, पानसरे मैं सर, उनके परिवार से मिला हूँ वहां जाकर कोल्हापुर में। जी, तो उनके परिवार से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और अन्ना कहते थे उनको। तो ये सारी चीजों के बाद, इन सारी कोशिशों के बाद, ये हिंदू टेरर, यानी हिंदुत्व का नाम लेके, हिंदू धर्म का नाम लेके जो टेररिज्म करते हैं, वो लोग आज भी कोल्हापुर का गढ़ सेक्युलरिज्म से हटाने के लिए कामयाब नहीं हुए। इसलिए ये कोशिशें की जा रही है। इलीगल स्ट्रक्चर और का कोई समस्या जो भी है वो सरकार हैंडल कर सकती है। कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में हिंदू ले गए, बाद में मुसलमान गए, तो अब ये हिंदू मुसलमान का मामला है ही था ही नहीं। और आप ये शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में, उनको मुसलमानों के खिलाफ थे ऐसा दिखाने की जो कोशिश कर रही लगातार भाजपा, वो सबसे गलत है और अनैतिहासिक है। उसका इतिहास में कोई आधार नहीं है। तो कुल मिला के जन सुरक्षा कानून इसलिए आ रहा है कि ये सब हम बोल रहे हैं उनको अंदर डाला जाए अर्बन नक्सल के नाम से, और आतंकवादी खुले में रहे और सरकार की पनाह में रहे, या सरकार ही खुद आतंकवाद बने। अच्छा, जो 4 एनसीपी के लोग पिपरी चिंचोड़ में गए हैं अजित पवार की पार्टी छोड़कर, और ये है कि शरद पवार की पार्टी में जाएंगे। शरद पवार ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग उस पर कमेंट भी किया है कि अगर उन्होंने हमारी पार्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो हम उनको अपने साथ लेंगे, वगैरह वगैरह। इस पूरे चीज को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि पिपरी चिंचोड़ जो है वो अजित पवार का अपना गढ़ भी रहा है, तो और बड़ी खबर की तरह मिंट ने छापा है इसको, मैंने आपको भेजा था, इसको बड़ी खबर की तरह छापा है। इसको कैसे देख रहे हैं आप चुनाव के पहले चर्निंग के रूप में? क्योंकि अभी विधान परिषद में हमने देखा कि शरद पवार के जो उम्मीदवार थे वो हार गए, क्रॉस वोटिंग हुई और बाकी सारे लोग साथ रहे। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं, इस फैक्टर को? देखिए, मैं पहले विधान परिषद की बात आपको बताता हूँ। विधान परिषद में अलार्मिंग क्या था, लेकिन वो भी अलार्मिंग आप कहेंगे तो अलग तरीके से है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए अलार्मिंग है विधान परिषद। मैं आपको हाँ। क्लियर यहाँ का चित्र बताता हूँ। क्योंकि कांग्रेस के एमएलए जो हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, 7 या 8 कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की। अब कांग्रेस के एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की, ये इसका मतलब यह है कि राज्य में जो नेतृत्व है कांग्रेस में, जो भी नेता है, एक नेता नहीं सारे नेता, वो अपने लोगों को साथ नहीं रख सके। लेकिन उसका दूसरा एक पहलू है कि बाबा सिद्दीकी पहले ही जा चुके हैं, उनके बेटे एक एमएलए हैं, फिर अशोक चौहान के जो गुट के लोग हैं वो 3 लोग हैं, वो भी एमएलए हैं। तो और भी ऐसी चीजें हैं, कांग्रेस के लोग फूटे। लेकिन शरद पवार ने हालांकि कोई उम्मीदवार ही नहीं दिया। जो उम्मीदवार था वो शेतकरी कामगार पार्टी का था। शरद पवार के पास वोट ही 12 थे, तो उनको उम्मीदवार देके वो जिता ही नहीं सकते थे। ये गलत, लोगों के मन में एक गलत फहमी बीजेपी डाल रही है कि बीजेपी की भयंकर जीत हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी जीत क्या हुई मैं बताता हूँ क्यों हुई ये इनकी। वो बीजेपी के 9 के 9 आए, और क्योंकि वैसा होना था ना, वोट्स की डिवाइड, जो वोट थे मैथमेटिक्स वैसे ही था। कांग्रेस के वोट क्रॉस वोटिंग करके गए, और प्रज्ञा सातव के नंबर 2 के वोट जो देने थे जयंत पाटिल साहब को, वो नहीं मिले। ये प्रॉब्लम हुई। अब ये कांग्रेस ने प्रज्ञा सातव को ज्यादा वोट देके रखे थे, उनको मालूम था ये सारी चीजें हो सकती है,
तो उन्होंने सावधानी बरती, तो कांग्रेस की भी चुन के आई उम्मीदवार जो दिया था। अब शिवसेना का यहाँ बहुत रोल है सर। उद्धव ठाकरे शिवसेना में यह बात यह हुई कि जो जयंत पाटिल थे, उनका रायगढ़ गढ़ है, वहां पर अनंत गीते लोकसभा के लिए खड़े थे और सुनील तटकरे अजितदादा पवार गुट से खड़े थे। तो उद्धव ठाकरे के गुट के जो अनंत गीते हैं, उनको जयंत पाटिल ने मदद नहीं की, ये उद्धव ठाकरे का कहना था। और उन्होंने इलेक्शन के टाइम ही कह दिया था कि मैं, पवार साहब को भी कह दिया था कि मैं इनको मदद नहीं करूंगा, जयंत पाटिल को, और मेरे वोट्स जो हैं वो मैं मेरे उम्मीदवार को दूंगा। तो उन्होंने मिलिंद नार्वेकर जो खड़ा हुए थे उनको वोट दिया, और उन्होंने मिलिंद नार्वेकर ने एडिशनल वोट कहीं से मतलब जुटाए, जो पीए है उद्धव ठाकरे साहब के, वो चुन के आए। जयंत पाटिल अगर हार गए हैं तो उसकी वजह जयंत पाटिल खुद भी है, क्योंकि जयंत पाटिल ने लोकसभा के वक्त, अगर उद्धव ठाकरे ये मानते हैं कि उनके उम्मीदवार को यानी महाविकास आघाड़ी को मदद नहीं की, उन्होंने सुनील तटकरे को मदद की अजित पवार गुट के, अगर मानते हैं तो वो सही होगा एक तो, और सही नहीं होगा तो जयंत पाटिल का एक काम था कि वो उनको कन्विंस करना कि मैंने मदद नहीं की थी, लेकिन वो अपने बल पे चुन के आए। ये ऐसा हो नहीं सकता रायगढ़ में, हालांकि बिना जयंत पाटिल के मदद के तटकरे चुन के नहीं आते। तो ये जयंत पाटिल की हार की वजह शरद पवार की कमजोरी या उद्धव ठाकरे की कमजोरी नहीं है, जयंत पाटिल की हार की अलग ही वजह है। भाजपा खुशियां मना रही है, वो अलग चीज के लिए मना रही है, और कांग्रेस की दुर्बलता तो कहीं और ही है। तो आप समझिए, इसका अगर आप पृथक करके देखें इसको, तो सीन कुछ अलग है। अब कांग्रेस को यह जरूरी है कि अपने सारे घोड़े इकट्ठा रखना, और उनको कौन गधा है कौन घोड़ा है ये दूसरे देखते रहें, ये नहीं होगा। तो अब इस पार्श्वभूमि पर, यानी इस पृष्ठभूमि पर ये देखते हैं कि अब शरद पवार के पास जो अजित दादा के लोग आ रहे हैं, तो अजित दादा, शरद पवार, ये सारे सत्ता के इर्द गिर्द लड़ने वाले लोग हैं। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है सर। इन्होंने बीजेपी को बहुत साल, शरद पवार साहब ने भी सपोर्ट किया है, कई जगह किया है। महाराष्ट्र में 2014 में उद्धव ने नहीं किया था, तब शरद पवार ने सपोर्ट किया है, आपको याद दिला दो। तो शरद पवार साहब कितनी बार वो उनके साथ बैठे हैं और सत्ता के समीकरण करने में व्यस्त रहे। तो इनके आइडियोलॉजिकल, अब वो महाविकास आघाड़ी के साथ है, इसलिए हम उनको धर्मनिरपेक्ष और सेक्युलर मानेंगे। वरना ये जो सारी जो चीजें हो रही है मुसलमानों के खिलाफ, उसका बीज ऊपर तक आया। भिड़े गुरुजी वो सब, उनका जो सब उनको पाला पोसा गया, तो इन्हीं के राज्य में पाला पोसा गया, इनको बड़ा किया गया। सारा संघ के जो ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है, इनको बड़ा इन्होंने ही किया। खैर, तो वो सांगली से आते हैं, मैं बता दूं, भिड़े गुरुजी। तो उनको गुरुजी नहीं कहते हैं, एक्चुअली उनका नाम भी भिड़े नहीं है, लेकिन खैर अब उस लोगों की सहूलियत के लिए मैं बोलता हूं, क्योंकि पूरे देश को कुछ भी नहीं मालूम उनके बारे में। तो शरद पवार के पास अगर पिंपरी चिंचवड़ से अजित दादा के कुछ लोग जा रहे हैं, तो उसमें सत्ता की राजनीति है सर। क्योंकि पिंपरी चिंचवड़ अगर बीजेपी के पास जाता है, तो अजित दादा के लोग क्या करेंगे फिर तो वो उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाती है। और वो सत्ता, शरद पवार भी लेने में कोई दिक्कत नहीं आया उनको, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पार्टी को जिन्होंने हार्म नहीं किया, अब इसकी परिभाषा शरद पवार ही तय करेंगे। तो खैर ठीक है, अजित पवार मतलब पार्टी से जो बाहर गए वो तो बाय डिफॉल्ट हार में, अब उसमें क्या कि पार्टी को हार्म नहीं किया, पार्टी को हार्म करने की परिभाषा वही तय करेंगे कि पार्टी को, यानी देखिए, अजित पवार छोड़ के किसी ने पार्टी को हार्म नहीं किया, ऐसा शरद पवार मानते हैं। शॉर्ट में मैं बताता हूं, जो भी आएगा उसको लिया जाएगा, ये क्लियर कट बात समझ लीजिए। अच्छा, दिग्विजय सिंह जी ने अभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाया। आपके मुंबई से ही, मुंबई गए हुए थे वो शादी में, और वहां से निकलने के बाद उनका एक जो है बाइट, प्रेस बाइट कह लीजिए, अभी वो वायरल हो रहा है। सुबह मैंने भी देखा, पोस्ट किया। तो क्या कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी? कोई संपर्क है आपका? कुछ आपने देखा कि क्या कर रहे हैं वो ईवीएम को लेके? देखिए, क्योंकि कहा तो यही जाएगा कि अपनी सीट हार गए, उसके बाद ईवीएम की बात कर रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह पहले दिन से ईवीएम की बात कर रहे हैं। सर, दिग्विजय सिंह एकमात्र कांग्रेसी हैं या विपक्ष से हैं जो अलर्ट है कि एक्चुअल सत्ता और सत्ता के करीब जाना या मॉरल विक्ट्री में फर्क होता है, ये समझ रहे हैं। और एक्चुअल सत्ता से बेदखल करना है अगर फैसिस्टों को, तो ईवीएम का मुद्दा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। वो कोर्ट करेगी नहीं करेगी, ये एक प्रश्न है, लेकिन वो प्रश्न पे हम जाते नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है उसका उत्तर क्या है, आपको भी मालूम है और दिग्विजय साहब को भी मालूम है। लेकिन ये रिकॉर्ड पे लाना कि कोर्ट ने कुछ नहीं किया,
ये कुछ नहीं किया, यानी ये छुपाने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपको पता चल जाएगा कि राजा की जान ईवीएम में। आप महमूद प्राचा वाले वीडियो आपने भी देखे होंगे, मतलब वो तो जी देख के घबराहट हो रही है। सर, क्लियर कट मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी को 130 132 यानी ये कैलकुलेशन बाद में भी किया गया है और उसके ऊपर पेपर्स भी आ जाएंगे धीरे धीरे लोगों के। लेकिन बीजेपी को 130 130 से ज्यादा सीट्स मिल ही नहीं सकते लोकसभा में। बाकी के सारे सीट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ब्यूरोक्रेसी और बाकी चीजों की देन है। और आपको एक सीधा बताऊं, और वो भी छुपाते नहीं इस बात को, क्योंकि यूपी में डीएम का तबादला कराया क्योंकि बीजेपी को मदद नहीं की। क्या डीएम का ये काम है कि इलेक्शन में एक पार्टी की मदद करना? तो वो भी छुपा नहीं रहे अपने एजेंडे को। वो ये न कि न प्रकार है ना सत्ता में रहना चाहते हैं। और कल एक मैंने ट्वीट पढ़ा और राष्ट्रवादी आरडब्ल्यू का था वो, राइट विंगर का, कि बहुत अच्छा ट्वीट था कि मोदी जी से आप कुछ भी अपेक्षा बाकी मत करो, लेकिन उन्होंने एक चीज अच्छी की है कि किसी दूसरे को सत्ता में नहीं आने दिया है, चाहे कुछ भी किया हो। इसका क्या मतलब है? 2019 में जो आपको ईवीएम की याद है, तो गायब किए गए, बाद में मिले ही नहीं आपको 19 लाख तादाद में। तो फिर ये सारी चीजें हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ईवीएम में आप डेटा में गड़बड़ की जा सकती है आसानी से। अगर देखिए, प्रोग्रामिंग एक चीज होती है और डेटा दूसरी चीज होती है। प्रोग्रामिंग ही ऐसा किया जा सकता है वो जो डेटा को बाद में उसमें गड़बड़ की जा सकती है। और वो दिखाने के लिए हमने कई बार, यानी मेरे जैसे जो लोग हैं उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की, पार्टियों ने वक्त मांगा, लेकिन राजीव कुमार और फला फला जो दो कमिश्नर है, राजीव कुमार क्योंकि उनका नाम हमें मालूम है, वरना कोई भी एबीसी बैठता तो भी वही करता है, 19 में भी वही करेगा जो मोदी जी और शाह जी चाहते हैं। तो वो जो बैठे हैं उन्होंने कभी ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं। अब ये तो मोदी जी और शाह जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। ये बहुत ही बड़ा देशद्रोह है उनकी तरफ से। और उस देशद्रोह को कटघरे में लाकर खड़ा करना, कम से कम रिकॉर्ड पे लाने का काम दिग्विजय सिंह साहब कर रहे हैं, महमूद प्राचा साहब कर रहे हैं। और हमें उनका हमेशा आभारी होना चाहिए। और ये भी महमूद प्राचा साहब की बात सही है सर, कि भारतीय न्याय संहिता जो लाई गई वो फुल प्रूफ की जाती। ये महाराष्ट्र में जैसे जन सुरक्षा कानून नाम पर जो अपने ऑपोजिशन में है या विरोध में जो बात करते हैं और जिसको भागवत प्रतिपक्ष भी कहते हैं बड़ी बड़ी आवाज में, लेकिन एक्चुअली उनको शत्रु मानते हैं सब। तो इनकी आवाज दबाने के लिए जिन्होंने आप तो को सत्ता तक पहुंचने का मौका भी दिया, ऐसा कुछ दबाया नहीं आपका आवाज आपकी दबाई नहीं, तो वो लोगों को अंदर करना चाहते, जेल के अंदर डालना चाहते। इसलिए ये जन सुरक्षा कानून है, भारतीय न्याय संहिता लाई गई। ये भारतीय न्याय संहिता को फुल प्रूफ करके 400 सीट आती तो पूरा देश को सफोकेट कर देते। लेकिन वो जनता इतनी इतनी लड़ी, हर रास्ते में हर गली में। याद रखा जाएगा सर कि ये 240 पे सिमट गया और तो राज्यसभा में बहुमत भी नहीं रहा। लेकिन सर ये मोहम्मद प्राचा ने ये नोट जो किया है बीएनएस के मामले में, वो एकदम सही है। उन्होंने आधा इंतजाम पहले करके रखा था, बचा हुआ भी करने वाले थे, लेकिन वो कर ना पाए। इसलिए महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले ये कानून लाना चाहते हैं। ये कानून एक्चुअली मतदाता के खिलाफ, यानी हमारे मूलभूत अधिकार जो संविधान ने दिए है उसको मूलभूत गुनाह में बदलने की ये कोशिश है। और ये इसको एक्सेप्ट, आपको एक और बात बताता हूं इसमें सर, कांग्रेस के बारे में आपको क्या बताऊं मैं। आपने जो उस दिन कहा कि महात्मा गांधी सावरकर जी के पैर छुए, ये झूठ बात को कांग्रेस का जो प्रवक्ता था बात जवाब ही नहीं दे पाया। यहाँ पर कांग्रेस को ठीक से आर्ग्यूमेंट भी नहीं, वो रवीश कुमार की जो वीडियो है उसी को आगे कर रहे हैं। अपनी आर्ग्यूमेंट को आगे करना चाहिए उनको। जन सुरक्षा कानून पे ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं संविधान में, उसके खिलाफ कानून है, तो उसके खिलाफ कांग्रेस को यानी यहाँ पढ़े लिखे लोगों को अगर आप राजनीति में नहीं आने दोगे तो उसका परिणाम क्या होगा ये आपको दिखाई दे रहा है देश में। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हमेशा कांग्रेस से तो मैं हमेशा ही कहता हूं, यहीं से कह सकते हैं हम लोग, हमारे पास तो टाइम है नहीं कि जाके उनके दफ्तर में बैठें और बात करें, और उनके पास भी टाइम नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए आमतौर पर टाइम बिल्कुल नहीं नहीं। होता है, दूसरों दूसरों के लिए टाइम होता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जब आइडियोलॉजिकल लड़ाई जिसकी बात राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि ये विचारधारात्मक लड़ाई है, आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, तो आइडियोलॉजिकल लड़ाई में सिर्फ आपको ऐसे ही नेताओं से काम आपका नहीं चलने वाला है जैसे आपके पास है। आपको अपने यहाँ पूरी एक इंटेलेक्चुअल सेल बनानी पड़ेगी जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स हों, जिसमें हिस्ट्री के एक्सपर्ट्स हों, जिसमें बाकी सारी चीजों के एक्सपर्ट्स हों, वरना आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपना आरएसएस नहीं बनाएंगे तो कांग्रेस इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, ये मैं 100 बार कह चुका हूं। और
नहीं समझ में आता है वो जाने। वैसे एक मजेदार नुक्ते पे बात खत्म करते हैं राजू भाई। अमित शाह जी अभी जो है हरियाणा में चुनाव के लिए बिल्कुल लग गए हैं, लगना ही है, उनका काम है, वो करेंगे ही। वहां उन्होंने एक मजेदार बात की कि जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है, वैसे हम हरियाणा में आरक्षण नहीं देने देंगे। लेकिन एक बार ये नहीं कहा कि जिस तरह से नायडू जी ने आरक्षण दिया है, जिनके साथ हमारी सरकार है आंध्र प्रदेश में, वैसा आरक्षण तो खैर हम दे सकते हैं। ये सर गजब है इनकी। आपको ये झूठ बोलना, ये फैसिज्म का पहला और वो है। एक सेकंड बस जोड़ दूं, आपके लिए जोड़ देता हूं मैं कि मोदी जी बाकायदा ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि हमने गुजरात में मुसलमानों को आरक्षण दिया था। सर देखिए, उपयोगिता सबसे इंपॉर्टेंट है संघ परिवार के लिए। यानी अगर आपका रॉ मटेरियल मुसलमान है तो उसको यूज करेंगे, उससे प्यार की बात करके अगर होता है रॉ मटेरियल तो प्यार की बात करेंगे, उनसे हालांकि दिल से नफरत करेंगे और खुलेआम नफरत करना है जैसे गजापुर में इन्होंने किया तो करेंगे। उनको संविधान, बराबरी के हकदार नागरिक, हमारे साथी, देश का कल्याण, आगे के 50 साल, ये सारी चीजों से मतलब नहीं है। आज सत्ता भोगनी है, बस आज का दिन अच्छा रहे, और जिससे नफरत है उससे नफरत। गोलवलकर ने लिख के रखा है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें थोड़ा सा थोड़ा व्यंग भी है लेकिन मजेदार है। लेकिन वो मुंबई में सायन के यहाँ एक किंग सर्कल नाम की जगह है। अब किंग सर्कल कोई बुरा नाम नहीं है, अच्छा भी नाम नहीं, नाम नाम होते हैं सर। बहुत बहुत फेमस है इसलिए क्योंकि वहां पानी हमेशा जमा होता है। जब बारिश होती है तो किंग सर्कल का लोग पूछते हैं, अरे भाई किंग सर्कल में क्या हाल है, तो पानी है और नहीं जा सकते। तो मुंबई में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ जाने का रास्ता बंद हो जाता है, तो किंग सर्कल। तो किंग सर्कल का नाम अचानक ये सिंध सरकार ने बदल के तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्कल कर दिया। अब तीर्थंकर पार्श्वनाथ, अब जैन कम्युनिटी माइनॉरिटी है, तो आप अल्पसंख्यकों का अगर लांगुल चालन यानी एपीजमेंट नहीं करना चाहते हैं तो ये भी तो अल्पसंख्यक है, उनका एपीजमेंट बिना वजह आप कर रहे हो। एक किंग सर्कल का नाम बदलना ही है तो गोलवलकर सर्कल करना चाहिए, क्योंकि उनके नाम में ही गोलवलकर है, क्योंकि किंग सर्कल का मतलब ही गोलवलकर ही है। तो उसका नाम, उसका नाम उसमें सर्कल गोलवलकर। लगाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ गोल वर्कर लिख दीजिए, उतने से काम चल बस, जाएगा। तो सही है। सर इतना ही था, लेकिन इन्होंने तीर्थंकर पार्श्वनाथ कर दिया। इसका मतलब आप यूटिलिटी से मतलब है उनको, जहां मुसलमान यानी जहां यूएई में जाके, सऊदी में जाके मोदी जी गले लगते हैं ना शाह, और सुन्नी है मुसलमान है, शिया है मुसलमान है, आपको मतलब देखिए यहाँ इनके बच्चे जो है ना वो पाकिस्तानियों के पार्टनर हो सकते हैं, सऊदी के लोगों शेख के पार्टनर्स हो सकते हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष हो सकते हैं, और गरीबों के बच्चे जो है वो मुसलमानों के पीछे हाथ डंडा लेके पड़े और वहीं पे दंगाई बन के रह जाएं, जिंदगी उनकी जेल में गुजरे या रास्ते पे गुजरे, कुछ भी हो। ये इनकी पूरी इक्वेशन है और ये समीकरण के हिसाब से वो बिठाना चाहते हैं। वैसे अमित शाह ने वो स्टेटमेंट दिया है। अब अमित शाह जी को ये पूछना चाहिए कि भाई साहब इसमें हरियाणा में जय शाह का क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना है तो कहाँ कहाँ मुसलमान हैं उनके साथ बैठते हैं उठते हैं, वो सब हम लोग उसका भी आरक्षण बंद किया जाएगा, उसकी भी सीट छीन ली जाएगी क्या? तो शाह शेख लोग जो बैठते हैं उनके साथ जब क्रिकेट के मैचेस में, तो उनको भी नहीं बैठाया जाएगा क्या? या चंद्रबाबू नायडू को भी आरक्षण खत्म करने के लिए कहा जाएगा क्या? लेकिन ये सवाल पूछने के तेज तर्रार जो अपोजिशन होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए, वैसे इतना तेज तर्रार अभी बना नहीं है। तो खैर इनका झूठ जब तक चलता है चल जाएगा, जिस दिन गिरेगा ऐसा गिरेगा कि सर आवाज भी नहीं आएगी। मैं तो सीधा सवाल पूछता हूं कि आपके यहाँ जिन अपर कास्ट के लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था उसके लिए आपने ईडब्ल्यूएस लागू कर दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसके नाम पर क्या क्या तमाशा हुआ है आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि कैसे अच्छे खासे घरों के लोग ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाकर आईएएस पीसीएस और क्या क्या बन गए। लेकिन मुसलमानों के आरक्षण के नाम पर आपको इतना सरदर्द क्यों होता है? क्या उनके यहाँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है? क्या उनके यहाँ सोशली वीकर सेक्शन नहीं है? पूरा का पूरा आरक्षण का जो मामला था वो रिप्रेजेंटेशन का था। अगर उनकी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनका अगर सारी चीजों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वो आरक्षण देने में बुराई क्या? और वैसे भी मुसलमानों के नाम पर तो आप आरक्षण देते नहीं है, ओबीसी में उनको शामिल करते हैं, उसको लेकर तमाशाशारा हो रहा है। खैर,
महाराष्ट्र के चुनाव जब तक हो नहीं जाते हैं, हम तो यही दुआ करेंगे कि जिस तरह की घटना कोल्हापुर में हुई है, भयानक घटना हुई है, वो दोबारा नहीं हो। और दोबारा नहीं हो, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर है। केवल चुनावी समीकरण, केवल चुनावी गणित, ये वाली सीट मेरी, वो वाली सीट तेरी से आगे बढ़ के जब तक इस तरह के सोशल जो प्रोसेस है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसमें अपना साफ पक्ष लेंगे नहीं, लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक एक आदमी भाषण देता रहेगा, लोकसभा में भाषण देता रहेगा, आप क्लिप शेयर करते रहेंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और एक ऐसा देश जहां पर इतने बड़े अल्पसंख्यक समाज, ईसाई और मुस्लिम समाज के साथ लगातार अन्याय करने की कोशिश हो, अगर विपक्ष के पास उनका नाम लेकर प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होगी, तो वो तुरंत में कुछ फायदे का लग सकता है, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा कि उनके बीच से भी सांप्रदायिक नेतृत्व उभरेगा और दोनों सांप्रदायिकताएं जो होंगी, दोनों कट्टरपंथ जो होंगे, वो एक दूसरे की जबरदस्त मदद करेंगे, आप किनारे कर दिए जाएंगे, जैसा 1947 में हुआ था। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।